हरे कृष्णा, वेलकम टू आवर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होता है, ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है और इसकी क्या यूटिलिटी है, क्या इंपॉर्टेंस है ज्यूरिस्प्रूडेंस का। अब ये समझने से पहले, बुक की लैंग्वेज में समझने से पहले हम वे ऑफ लॉ की लैंग्वेज से समझेंगे कि ज्यूरिस्प्रूडेंस होता क्या है, कि इस सब्जेक्ट में है क्या। देखो, ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है ना, इन पर्टिकुलर किसी लॉ को नहीं बताता है कि ये क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ के अंदर ये है, ऐसे है, वैसे नहीं, ये कि ये पनिशमेंट है, वो पनिशमेंट नहीं, ये बातें नहीं करता है। मतलब पर्टिकुलर कोई चीज़ नहीं बताता है। ये बेसिकली हमें क्या बताता है, लॉ इन जनरल के बारे में बताता है कि लॉ क्या होता है। ठीक है, लॉ के कुछ कंसेप्ट्स को बताता है, जैसे पोजीशन, ओनरशिप, है ना, राइट्स एंड ड्यूटीज, इन सब चीज़ों को बताता है। बेसिकली जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है ना, क्या है कि अलग अलग ज्यूरिस्ट ने अपने अलग अलग ओपिनियन दिए लॉ के बारे में और अलग अलग टाइम पे दिए, अलग अलग कंट्री में रहते थे वो लोग। तो यही सब चीज़ें जब साथ में कंपाइल हो गई तो हमारा जो सब्जेक्ट बना वो बना ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, जब आप लॉ पढ़ते हो तो हमेशा आपके टीचर का एम्फेसिस रहता होगा कि आप, हाँ सेक्शन तो इम्पोर्टेंट है लेकिन कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो हमारे कंसेप्ट को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है। समझे, जो लॉ का जो कोर है ना, उसे स्ट्रेंथन करने में मदद करता है। ये होता है ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब देखो, हर ज्यूरिस्ट का व्यू अलग हो सकता है। अब आपके व्यूज अलग हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर चीज को लेके, हो सकता है आपके व्यूज अलग। ठीक है, जैसे कोई एग्जाम है, कोई कहेगा हार्ड है, कोई कहेगा इजी है ना, सबके अपने अपने व्यूज हो सकते हैं। तो सेम उसी तरीके से लॉ क्या है, लॉ के कंसेप्ट क्या है, ऐसे ही अलग अलग ज्यूरिस्ट के अलग अलग व्यूज थे। अब जो व्यूज है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं कि जिस कंट्री में वो रह रहे हैं उस कंट्री में क्या, मतलब क्या सिचुएशन चल रही है, वॉर की सिचुएशन है कि ठीक सिचुएशन है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसे है, पॉलिटिकल कंडीशन कैसा है। तो ऐसे बहुत से फैक्टर्स पे जो जूरिस्ट है उनका ओपिनियन वेरी करता है। अब जैसे पेपर हार्ड है कि इजी, ये किस पे डिपेंड करेगा कि आप पढ़ कर गए हैं या नहीं पढ़ कर गए हैं। जो पढ़ कर गया उसके लिए पता नहीं सभी आसान रहता है, जो नहीं पढ़ कर जाता उसको तो मतलब सामने वाला भी सवाल पूछते उसके लिए मुश्किल ही रहता है। तो यही चीज़ हमें पढ़नी है। अगर हम बहुत सारे ओपिनियंस पढ़ते हैं, बहुत सारे व्यू पॉइंट जानते हैं, तो ही तो हम अपना ओपिनियन बना पाते हैं ना किसी चीज़ को लेके। तो इसी वजह से है ये ज्यूरिस्प्रूडेंस। बहुत सारे इसके मतलब है, धीरे धीरे अभी जब हम ये चीज़ें आगे पढ़ते जाएंगे ना तब आपको समझ आएगा। तो शुरू करते हैं वही घिसा पिटा कि ज्यूरिस्प्रूडेंशिया जो वर्ड है, ज्यूरिस्प्रूडेंस जो वर्ड है वो ज्यूरिस्प्रूडेंशिया एक लैटिन टर्म है, उससे बना है। ज्यूरिस और प्रूडेंशियल, ज्यूरिस मतलब होता है लॉ, प्रूडेंशियल मतलब होता है स्किल, बोलो नॉलेज, फिलोसफी, विजडम। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, नॉलेज ऑफ लॉ या फिर स्किल इन लॉ। ठीक है, ये कहा जा सकता है। अब इसका मीनिंग देखते हैं। तो मीनिंग, एक तो हमने कुछ जनरल मीनिंग इसकी लिखी है और कुछ जूरिस्ट के हिसाब से इसका क्या मतलब हमने वो लिखा, फिर हम लोग डेफिनेशन पे पढ़ेंगे। डेफिनेशन है बाद में, ये मत सोचने की मीनिंग में डेफिनेशन निपट गया, है ना। कंटेंट है, यू डोंट वरी, आप पढ़ने वाले बनो, कंटेंट तो आ ही जाएगा। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस मैंने आपको बताया कि हमें लॉ की ना इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग बताता है कि मतलब जो लॉ है उसका सोसाइटी में क्या रोल है ना। देखो, आप खुद समझ रहे होगे अब ये है क्या, थोड़ा समझो, सुनो, कंटेम्पलेट करो इस पे, थोड़ी बहुत चीजें पढ़ो तो आपको समझ आएगा। ज्यूरिस्प्रूडेंस मतलब एक ऐसी चीज है ना, आपको कभी धोखा नहीं देगी। जैसा अभी देखो, ये आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस इन लोग के हटाने के लिए बिल प्रपोज किया गया। तो ये जो नया बिल आया, देखो ये सारे सब्जेक्ट धोखा दे देंगे लेकिन ज्यूरिस्प्रूडेंस कभी आपको धोखा नहीं देगा। एक बार ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ लिया ना आपने, सिविल एंजॉयड, और सही बोल रही, सच में ऐसा होता है, मेरा खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। जब तो मैं नहीं पढ़ा तो मुझे हार्ड लगता था, पढ़ने के बाद बहुत आसान। चलो नो ज्ञानबाजी। उसके बाद फिर हमें क्या कहते हैं कि ये इससे डील नहीं करता है कि कहाँ से रूल आया है, कौन सी अथॉरिटी से रूल आया है, या फिर ज्यूरिस्प्रूडेंस ये नहीं देखता कि इस सिचुएशन पे लॉ कैसे लगेगा, नहीं, ये सब ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब नहीं है। ज्यूरिस्प्रूडेंस ये देखता है कि लीगल रूल्स जो बने उनका क्या नेचर है, ठीक है, और क्या उसके एसेंशियल फीचर्स है, ये सब चीजें देखते हैं। वो लोग कोई एक पर्टिकुलर केस लॉ नहीं पकड़ लेते कि अरे इस पे कैसे लगेगा लॉ, ये कैसे लगेगा, वो तो जो पर्टिकुलर कंटेंट के जजेस का काम है। ठीक है, वो ज्यूरिस्प्रूडेंस का काम नहीं है। क्लार्क ने कितने अच्छे से बात कही थी कि क्लार्क ने बेसिकली ये कहा था ना कि ये वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, ज्यूरिस्प्रूडेंस वो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, वो जनरल आइडिया है जिसपे मतलब मोस्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ लॉ, मतलब अधिकतर जो लॉ का सिस्टम है वर्ल्ड का जिसपे बेस्ड है वो है ज्यूरिस्प्रूडेंस। कितने मतलब
आसानी से इस चीज को कहती। मैं कहूंगी आप इसे प्लीज रीड करो। उसका पैटर्न ने ये कहा कि जूरिस्प्रूडेंस जो है हम लॉ के बारे में ही पढ़ते हैं, लेकिन कोई पर्टिकुलर कंट्री का लॉ नहीं पढ़ते, हम ओवरऑल लॉ को पढ़ते हैं। ठीक है, एक मतलब ये कह सकते हैं इंटरनेशनल सेंस में इसकी बात करी जा रही है। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग था। आपको इसका मीनिंग समझ आ गया। लेकिन अगर ऐसा होता है ना कि नहीं भी समझ आ रहा ना आपको, तो आप दोबारा से सुनो, थोड़ा इस पर कंटेम्पलेशन करो, थोड़ा रीड करो, नहीं तो पूछो वापस से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन की बात करेंगे। अभी जो डेफिनेशंस है ना, देखो इनको याद करने का तरीका क्या है। हर डेफिनेशन के साथ एक कीवर्ड जुड़ा रहता है, तो उस कीवर्ड से आप जूरिस्ट का नाम लिंक करके याद कर सकते हैं। अगर आप सोचोगे ऐसे पूरा का पूरा मैं डेफिनेशन याद करूंगा और जूरिस्ट के नाम के साथ याद करूंगा, नहीं हो पाएगा, है ना। हम ह्यूमंस ही तो हैं। तो अब हम देखो इसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अल्पियन की डेफिनेशन, जहाँ पे भी अल्पियन का नाम आए, उन्होंने जस्ट और अनजस्ट के बारे में बताया, ह्यूमन और डिवाइन के बारे में बताया। तो जहाँ पे जस्ट, अनजस्ट, ह्यूमन और डिवाइन आया तो मतलब वहाँ पे ऑटोमेटिकली अल्पियन आ जाएगा। देखो डेफिनेशन में जहाँ समझाने वाला आएगा मैं आपको समझाऊंगी, और जहाँ याद करने वाला होगा मैं वहाँ पे आपको ट्रिक बताऊंगी। ठीक है, आप प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनो। हाँ, थोड़ा सब्जेक्ट ड्राई है, लेकिन सुनना तो पड़ेगा ना। एक बार समझो फिर समझ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर बेंथम ने इसकी डेफिनेशन दी, बताया कि फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ लॉ है, और उसके कंसेप्ट्स के बारे में बताया, है ना। मतलब हम लॉ के इंट्रिकेसीज नहीं पढ़ रहे हैं, लॉ के अंदर खोद के नहीं पढ़ रहे कि अरे ये पर्टिकुलर लॉ का ये टॉपिक है, मतलब कोई पर्टिकुलर क्राइम को नहीं पढ़ रहे हैं, कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, हम इन जनरल चीज़ों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी ये मतलब निकल के आ रहा है। फिर स्टोन ने एक बात कही थी, ये आपको बहुत बार पूछा जाता है, लॉयर्स एक्स्ट्रोवर्जन, मतलब क्या है ये। ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है? ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है लॉयर्स एक्सट्रोवर्जन है। मतलब ये वो चीज़ है, एक मतलब इसे एक यार्डस्टिक कह सकते हैं। जैसे स्केल होता है ना, किसी चीज़ को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड स्केल रहता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला रहता है, उसी तरीके से लॉ को समझने के लिए लॉयर्स के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है या स्टैंडर्ड टेस्ट है वो क्या है? ज्यूरिस्प्रूडेंस है। ठीक है, जैसे होता है ना कि ऐसे मेजर करना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये स्टैंडर्ड टेस्ट है, तो लॉ के लिए क्या है? लॉ के लिए ज्यूरिस्प्रूडेंस है। किसने कहा? ये स्टोन ने कहा था। फिर ऑस्टिन ने कहा था, प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस जहाँ पे है वहाँ पे ऑस्टिन ने कहा था। ऑस्टिन का तो देखो सबको पता था ज्यूरिस्प्रूडेंस में। ऑस्टिन की एक बात हमेशा ध्यान रखना, ऑस्टिन को फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल कहा जाता है। ऑस्टिन ने जो लॉ को बताया था कि लॉ होता है पॉजिटिव लॉ होता है, मतलब ये बताया था कि जो लॉ है वो एक सोवरीन रहता है किसी कंट्री में, वो लॉ को देता है। ठीक है, वो जो सोवरीन रहता है उसके पीछे सैंक्शंस रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि ऑस्टिन ने बताया था। ठीक है, तो मतलब इधर ये कहा गया कि जो लॉ है जो सॉवरीन ने दिया है उसे लॉ कहेंगे। ठीक है, गुडनेस और बैडनेस ऑफ लॉ से मतलब नहीं है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बताया था। तो ऑस्टिन ने यही बोला था, और भी बहुत चीज़ें ऑस्टिन ने बोली थी। हम लोग ना बाद में मतलब जब ऑस्टिन के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, ऑस्टिन ने और भी बहुत चीज़ें बताई थी, लेकिन अभी हम जब ऑस्टिन के बारे में पर्टिकुलरली पढ़ेंगे वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर ऑस्टिन ने ना ज्यूरिस्प्रूडेंस को दो तरीके का बताया था, जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस और पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस। ऐसे ज्यूरिस्प्रूडेंस को हम लोग कई ब्रांचेस में नहीं बांट सकते। जैसे हम लोग लॉज को बांट देते हैं, ठीक है, कि एक क्रिमिनल ब्रांच है, सिविल है, लेकिन हम ज्यूरिस्प्रूडेंस को नहीं बांट सकते। ज्यूरिस्प्रूडेंस एक ही है, लेकिन बहुत ज्यूरिस्ट क्रिटिसाइज भी करते हैं। ठीक है, क्रिटिसिज्म वगैरह यहाँ नहीं पढ़ेंगे। तो ऑस्टिन ने कहा कि दो तरीके की ज्यूरिस्प्रूडेंस है, एक जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस है, एक पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस है। जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस जो नाम से पता चलता है कि वो उन सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ता है जो कि सारे सिस्टम में कॉमन है, मतलब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में वो लॉ कॉमन होगा, जैसे पोजेशन का कंसेप्ट है। उसके बाद पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस। पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस में क्या है कि हम लोग किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ लॉ को पढ़ते हैं, नाम से पता चलता है। ठीक है, तो हॉलैंड बताते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस को फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। अब यहाँ पे जो वर्ड फॉर्मल यूज है उसका बहुत ज्यादा मतलब है। उसका मतलब ये है कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्म से डील करता है, मतलब वो एक्सटर्नल चीजों को देखता है। लॉ के अंदर का जो इंटरनल कंटेंट है ना उसे नहीं देखता है, मतलब जो लॉ के अंदर प्रेजेंट है। ज्यूरिस्प्रूडेंस को उससे लेन देन नहीं है, ठीक है, मतलब क्या पनिशमेंट होगी, क्या ऑफेंस होगा, इससे मतलब नहीं है। मतलब इससे है एक ऊपर की चीजों से मतलब है, ऊपरी ऊपरी चीजों से मतलब रखता है ज्यूरिस्प्रूडेंस। जो लॉ का ऊपर ऊपर दिख रहा है उससे मतलब है, अंदर क्या है, जो उसकी इंट्रिकेसीज है, जो उसका इंटरनल कंटेंट है, जो मटेरियल कंसेप्शन है लॉ का, उससे कोई लेन देन नहीं है ज्यूरिस्प्रूडेंस का। ठीक है, जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस को, आपको इससे मतलब नहीं है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस का इंटरनल कंटेंट क्या है, बस आपको ऊपर ऊपर से पढ़ना है, जो कि ज्यादा से ज्यादा पूछे जाता है एग्जाम। केल्सन ने दिया डेफिनेशन, केल्सन ने तो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ भी दिया था। ठीक
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो। तो वहाँ पे इन्होंने बताया कि ये जो है जूरिस्प्रूडेंस का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, जो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ उनका सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। अब आते हैं सेलमेंट, ठीक है। तो जो सेलमेंट है उनके डेफिनेशन का जो की वर्ड है वो है साइंस ऑफ लॉ। यहाँ पे लॉ का मतलब है लॉ ऑफ लैंड या फिर सिविल लॉ। देखो मैंने सिर्फ वही डेफिनेशन इंक्लूड करी है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, बहुत बार एमसीक्यू में वो आता है। आप इतना क्यों ही याद करोगे, ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट भी पार्ट नहीं है जूरिस्प्रूडेंस का। लेकिन मैं एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाना चाहती थी, इस वजह से मैंने पोर्शन डाला है। ये बहुत ड्राई है, ये बस याद करने के लिए, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझने के लिए नहीं है, ठीक है। और अगर आप समझना भी चाहते हो ना तो आगे एक एक हम जूरिस्ट को पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको समझ आएगा। देखो ये एक बोरिंग वीडियो होगी जूरिस्प्रूडेंस की, ठीक है, और अगर मैं इस पे बनाती हूँ कि लॉ क्या है इन जूरिस्प्रूडेंस, वो थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है। उसके अलावा बाकी सारे इंटरेस्टिंग है, ट्रस्ट में। देखो सच सच बता दे, झूठ भी नहीं बताया, कहीं आप सोचे मैंने आपको धोखे में रखा है, ठीक है। तो सेलमन ने बताया कि जूरिस्प्रूडेंस दो तरीके के हैं, जेनरिक जूरिस्प्रूडेंस, स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। उसके बाद एलन ने इसकी डेफिनेशन दी। तो जहाँ पे साइंटिफिक सिंथेसिस वर्ड है तो वहाँ पे मतलब एलन की डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड रेडक्लिफ ने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी। लॉर्ड रेडक्लिफ ने बताया कि जो जूरिस्प्रूडेंस है ना वो पार्ट ऑफ हिस्ट्री भी है, पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स भी है, पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी भी है, पार्ट ऑफ इथिक्स भी है, और जो फिलोसफी ऑफ लॉ भी कहा जाता है। मतलब हर चीज़, मतलब लॉ को अलग अलग चीज़ से रिलेट करके जो है जूरिस्प्रूडेंस से पढ़ाया जाता है, ठीक है। लॉ को अलग अलग चीज़ों से कनेक्ट किया जाता है, वो है एक्चुअल जूरिस्प्रूडेंस अकॉर्डिंग टू लॉर्ड रेडक्लिफ, ठीक है। तो जहाँ पे ये अलग अलग चीज़ों के नाम है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, तो वहाँ पे रेडक्लिफ, ठीक है। तो अब जूरिस्प्रूडेंस का फ़ायदा क्या है कि अगर आप रिसर्च वगैरह करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको कोई पेपर वगैरह लिखना होगा तो आप इन लोगों के कोट्स लिख सकते हो, ठीक है, आप इन लोगों का व्यू पॉइंट लिख सकते हो। आप कोई अपना आर्ग्यूमेंट दे रहे हो तो इन लोगों की बातों को लिख के अपने पॉइंट को स्ट्रेंथन कर सकते हो। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है। दूसरा इसके ना मतलब फिक्स्ड क्वेश्चन रहते हैं, जैसे बाकी सब्जेक्ट रहते हैं ना उनके क्वेश्चंस बदलते रहते हैं, इसके फिक्स्ड क्वेश्चन है। तो प्रैक्टिकली इसका ये फ़ायदा है, लेकिन चलो किताब के हिसाब से देख लेते हैं क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहले इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू है। प्रैक्टिकल वैल्यू इस वजह से है कि जो मतलब लॉयर्स वगैरह प्रैक्टिस करते हैं उन लोग के लिए हेल्पफुल रहता है, ठीक है, उन्हें ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ आ पाती है। लॉ के वर्ड्स तो एक चीज़ है, लेकिन लॉ बनाने के पीछे का इंटेंशन समझना में बहुत ज़रूरी है। वो इंटेंशन हमें जूरिस्प्रूडेंस पढ़कर आता है। हाँ अब आप बोलेंगे ऐसा कुछ नहीं है तो ऐसा है, पढ़ोगे तो सच में आपको लगेगा। दूसरा है एजुकेशनल वैल्यू, इसकी बहुत ज़्यादा एजुकेशनल वैल्यू है, ठीक है, मतलब किस तरीके से लीगल टेक्निक को यूज़ करना है, ठीक है, वो समझ आता है। मतलब हम जो पढ़ रहे हैं लॉ वो तो बनी बनाई चीज़ है, लेकिन उसके पीछे क्या है, उसके पीछे भी तो एक माइंड होगा ना कि क्या पर्पस है, किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, वो सब हम जूरिस्प्रूडेंस में ही तो पढ़ते हैं, ठीक है। इसे आई ऑफ लॉ भी कहा जाता है, ग्रामर ऑफ लॉ भी कहा जाता है। जैसे कि कुछ चीज़ें रहती हैं अब वो अंडरस्टूड रहती है हमें, मतलब कुछ कुछ चीज़ें होती है ना हम लॉ में पढ़ते हैं अपने आप अंडरस्टूड रहती है कि पोजेशन का मतलब ये है ना, राइट का मतलब ये है, ड्यूटीज़ का मतलब ये है। वो कहाँ से हम एज्यूम करते हैं, जूरिस्प्रूडेंस से एज्यूम करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर लॉयर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, ठीक है। मैंने आपको बता रखा है कि उससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जजेस और लॉयर्स को भी बहुत ज़्यादा मदद करता है कि जो लॉ लेजिस्लेचर ने पास किया है उसके पीछे का जो इंटेंशन है वो समझ सके। अब आप एक बात बताओ, जजेस के पास कितना इंपॉर्टेंट काम होता है किसी भी लॉ को इंटरप्रेट करने का, राइट। लॉ को इंटरप्रेट करने का काम जज करते हैं, तो अब इंटरप्रेट कोई कैसे कर पाएगा। मैं इंटरप्रेट किसी चीज़ को तभी तो कर पाऊंगी जब मैं जिन्होंने वो चीज़ बनाई है, जैसे लॉ मेकर्स ने वो लॉ बनाया तो मैं उनके पीछे का इंटेंशन समझूं, पर्पस समझूं, राइट। तो कैसे पर्पस समझा जा सकता है, कैसे इंटेंशन समझा जा सकता है, जूरिस्प्रूडेंस पढ़कर। लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। और लॉ स्टूडेंट्स मतलब अच्छे से लॉ को समझ पाएंगे, पर्पस समझ पाएंगे, लॉ को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। ये लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है, ठीक है, वो अच्छे से लॉ को समझ पाएंगे, अपने आप को सोसाइटी में अच्छे से एडजस्ट कर पाएंगे अगर लॉ के पीछे का इंटेंशन समझेंगे, ठीक है। उसके बाद से फिर क्या कहते हैं कि वो एक मतलब बोलते हैं ना सिविल लाइफ रह पाएंगे। उसके बाद डॉक्टर एम.जे. सेठना ने इसके बारे में क्या कहा है कि इसकी क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे ना बहुत अच्छी चीज़ कही है कि इसकी वजह से, जूरिस्प्रूडेंस की वजह से हम लोग लॉ में अच्छे से चेंजेस ला सकते हैं। लॉ को एक मतलब वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि हम अलग अलग जूरिस्ट को ओपिनियन पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि हाँ हम ऐसे बेटर कर सकते हैं, हम ऐसे वेलफेयर ला सकते हैं, हम ऐसे चेंजेस ला सकते हैं, राइट। तो
ये बात एमजे सेठना ने कही। हम इससे मतलब अपना लॉ इम्प्रूव कर सकते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ के, क्योंकि हमें ऐसा होता है ना कि अगर हम अलग अलग ओपिनियन लेते हैं तो जो बेस्ट रहता है हम वो पिक कर पाते हैं, है ना। अब इसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए ये भी कहावत है, टू मैनी शेफ्स स्पॉइल द ब्रेड। अगर इतने सारे लोगों का ओपिनियन सुनोगे तो चीज़ें खराब हो जाएंगी। देखो इसमें एक कोई कुछ बोलता है, दूसरा आके उसे क्रिटिसाइज कर देता है, इसमें यही कहानी चलती रहती है। लेकिन हाँ, ये बात बहुत अच्छी बोली कि मतलब अगर हम लॉ में चेंजेस लाना चाहते हैं तो हम ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़कर लॉ में चेंजेस ला सकते हैं, क्योंकि हम अलग अलग लोगों के ओपिनियन जानेंगे और हम देखेंगे कि हमारे सिचुएशन को क्या सूट कर रहा है और उसके हिसाब से जो है चेंजेस लाया जा सकता है। आई होप बिल्कुल भी आपको बोरिंग नहीं लग रहा है। बोरिंग लग रहा है तो थोड़ा सा सह लो, अब क्या कर सकते हैं। अब डीएस ने ना बहुत अच्छी बात बोली थी ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में, कि जो एक लॉ टीचर रहता है ना, लॉ टीचर अपने स्टूडेंट से ये नहीं एक्सपेक्ट करता कि वो ये जाने लॉ क्या है। ऑब्वियसली आई एक्सपेक्ट यू टू नो कि लॉ क्या है, लेकिन उससे ज़्यादा वो ये चाहता है कि वो सोचे लॉ के बारे में, मतलब कि टू थिंक व्हाट लॉ इज। अगर आप पूरा लॉ पढ़ लोगे तो लॉ बदल जाएगा, उसका आप किसी काम के नहीं रहोगे। लेकिन अगर आप उसके पीछे का कंसेप्शन समझ रहे हो कि हाँ ये लॉ आया क्यों था, इसका मकसद क्या था, किस तरीके से ये काम कर रहा है, किस तरीके से पनिशमेंट दे रहा है, क्या इसके अंदर लूप होल है, कैसे इसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है, कहाँ से इंस्पायर्ड है, कौन सी कंट्री में लॉ लगता है, उस कंट्री की सिचुएशन कैसी है, उस कंट्री में इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा है। अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो आप कभी भी मतलब ऐसे बोलते हैं ना, आउटडेटेड नहीं होगे, आप हमेशा अपडेटेड ही रहोगे। तो हमेशा एक लॉ टीचर ये चाहता है कि सिर्फ आप रटो मत उसे कि ये लॉ है, ये सेक्शन के अंदर ये लिखा है, ये सेक्शन के अंदर वो लिखा है, अमेंडमेंट आएगा सब बदल जाएगा। लेकिन एक लॉ टीचर ये चाहता है कि जो लॉ स्टूडेंट है उसका, वो ये सोचे कि लॉ क्या है। तो ये बात किसे कही थी, डियास ने कही थी। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि सही में लॉ स्टूडेंट्स हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो पूरा सेक्शन में ये सारी चीज़ें याद करें, बट उसके पीछे का कंसेप्ट समझे, राइट। सो ये वीडियो थी थोड़ी सी ड्राई, बट क्या कर सकते हैं, पढ़ना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे इससे आपके एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे, आप सॉल्व करके देखना, ठीक है, जो ज्यूरिस्प्रूडेंस के डेफिनेशन के बारे में। तो किसी तरीके का डाउट है बता देना। और ये जो जूरिस्ट है ना, ये सब इंपॉर्टेंट जूरिस्ट है, आगे इन सब के बारे में ना अलग अलग स्कूल में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जूरिस्प्रूडेंस के एज सच कोई ब्रांचेस नहीं है, लेकिन जो जूरिस्प्रूडेंस के अंदर अलग अलग जूरिस्ट है ना, उनके थॉट्स को हमने अलग अलग स्कूल में बांट रखा है ना। तो हम एक एक करके उन स्कूल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ तब आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश है आपके लिए इंटरेस्टिंग हो ये, है ना। और कोई डाउट हो तो पूछ लो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।